थोड़ी बहुत हम यहां पे आपसे गप मारेंगे, मतलब बातें करेंगे। यहां कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक थ्योरी। प्यारे बच्चों, जब जॉन डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी की इन द ईयर 1803, तब दुनिया ने समझा कि ये जो एटम मिला है ये बहुत बड़ी चीज है ना। क्या डिस्कवरी हो गई, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। है ना, बाकी डेफिनेशन बहुत है एटम्स की, उसकी बात नहीं हो रही। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, नई नई बातें हुई। ठीक है, यहां तक कि इस टाइम का एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट रिचर्ड फीमैन, 20th सेंचुरी के खतरनाक साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स के, उन्होंने कहा कि एटम की डिस्कवरी से बड़ी कोई डिस्कवरी नहीं है साइंस में। अगर हमारी ये पूरी जनरेशन मर जाती है ना, कि डायनासोर आ जाते हैं या जो भी हो जाए, या चूहा खा जाता है हमारी पूरी जनरेशन को, या मिटियोर गिर जाता है, तो वो एक इंफॉर्मेशन जो मैं आगे पास करना चाहूंगा वो होगा एटम की इंफॉर्मेशन। तो हमें लगा कि एटम से हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। 1873, यहां से करीब 70 साल बाद एक थ्योरी आई, काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी ने एटॉमिक थ्योरी को आगे बढ़ाया और इन्होंने कहा कि ये जो एटम्स या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिर्फ होते नहीं हैं, साथ में कॉन्स्टेंटली मोशन करते हैं। ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल जिससे मैटर बना हुआ है वो लगातार मोशन कर रहे हैं। मोशन कर रहे हैं तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, इसलिए नाम पड़ा काइनेटिक थ्योरी। अब बात आती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ही क्यों पढ़ाया जाता है। आप मुझे बताओ किसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा मोशन करेंगे? सॉलिड्स के बंधे हुए, लिक्विड के, गैसेस के उंग उंग उंग। तो सबसे ज्यादा मोशन जूम 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 किस में होता है? गैसेस में। इसीलिए हम पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कमाल की थ्योरी थी, इसने गैसेस के कितने प्रॉपर्टीज, कितने बिहेवियर को एक्सप्लेन कर दिया गैसेस के मॉलिक्यूल्स के मोशन के बेसिस पे। वैसे तो कई लोग ने मिलकर ये थ्योरी ढूंढी थी, पर बेसिकली दो लोग को इसका क्रेडिट बहुत जाता है, वो हैं मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, इन्होंने मिलकर पेपर वगैरह पब्लिश किए इसके, है ना। पेपर वो नहीं कि हिंदुस्तान टाइम छाप दिया, रिसर्च पेपर पब्लिश किए जिसमें इसकी बातें लिखी, जो बातें नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में आएगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन की। क्या कहती है काइनेटिक थ्योरी? काइनेटिक थ्योरी कहती है कि गैसेस की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, गैसेस की जितनी प्रॉपर्टीज हैं सब इस वजह से हैं क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे नहीं होते, कॉन्स्टेंटली मोशन में। फिर सवाल आया, भैया गैसेस के मॉलिक्यूल मोशन में कैसे हैं? क्या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखे हुए हैं? क्या उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है? कैसे मूव कर रहे हैं? तो डेफिनेटली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का एक बहुत बड़ा अजम्पशन, अभी अगले लेक्चर में मैं इसके सारे अजम्पशन बताऊंगा। आई रिपीट, अगले लेक्चर में मैं सारे अजम्पशन बताऊंगा। एक बहुत बड़ा अजम्पशन ये था कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज एब्सेंट इन गैसेस, ना बोल के मैं बोल देता हूं आइडियल गैसेस, है ना। तो ये भी समझो जो काइनेटिक थ्योरी है वो गैसेस पे नहीं अप्लाई होती, आइडियल गैस पे होती है। आइडियल गैस एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, मतलब सभी गैस काइनेटिक थ्योरी को फॉलो करें जरूरी नहीं है। आइडियल गैस करती है, कुछ कंडीशन में सभी गैस फॉलो करती हैं, ठीक है। वो कंडीशन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं। मॉलिक्यूल जुम जुम जुम, और भी बहुत एजम्पशन माने, तब इनकी थ्योरी करेक्ट हुई, है ना। हम क्या करते हैं ना कि गैसेस की जो हम प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं वो किसी गैस के मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। इन्होंने एक बात कही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने कि हम एवरेज प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। हम किसकी स्टडी करते हैं? वी स्टडी एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, एग्जैक्ट प्रॉपर्टी क्यों नहीं पढ़ते? क्या मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है? बिल्कुल बच्चों,
जब मॉलिक्यूल मोशन करते हैं तो काइनेटिक थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूल जुम बराबर करते करते कोलाइड कर जाते हैं। कोलाइड करने में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल अपना मोमेंटम दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, दूसरा वाला इसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, वैसे तो इलास्टिक कोलिजन होते हैं पर आज इसकी बातें नहीं करनी है। इस कोलिजन की वजह से इनकी स्पीड में, मोमेंटम में चेंज होता है, जिससे इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो लगातार प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, इसलिए हम एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पढ़ते हैं। जैसे एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इंट्रोडक्शन में बस इतना ही पढ़ना है, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। इतना नोट कर लें अगर नोट करना हो तो। assumption याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, काइनेटिक थ्योरी ये मानती है देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो एवरेज प्रॉपर्टी पे इन्होंने कहा कि हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ, और इसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा अपकमिंग लेक्चर्स में। मीन फ्री पाथ ये क्या है? मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस traveled by a molecule between two successive collisions। मीन मतलब एवरेज, फ्री पाथ मतलब फ्रीली चलना। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये बढ़े आगे, यहां जाकर इससे कोलाइड करेंगे, ये भड़ाम, लड़ने के बाद ये मॉलिक्यूल मान लो इधर आ गया अपना ये वाला, ठीक है, ये तो रुका हुआ है ये वाला मॉलिक्यूल। फिर ये मॉलिक्यूल यहां आके इससे टकराया, धड़ाम, फिर यहां गया मान लो ये मॉलिक्यूल, फिर इससे टकराया, धड़ाम, फिर यहां गया। सो मीन फ्री पाथ क्या है बच्चों? इसको हम कहते हैं फ्री पाथ, जितनी देर तक कोई कोलिजन नहीं हुआ, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एक कोलिजन ये हुआ था, अगला यहां हो रहा है, एक कोलिजन ये हुआ था, अगला कोलिजन, इसके बीच की जो पाथ है इसको बोलते हैं फ्री पाथ। एक कोलिजन यहां पे हुआ, अगला कोलिजन यहां, फ्री पाथ। इन सभी फ्री पाथ का ये जैसे फ्री पाथ λ1, फ्री पाथ λ2, फ्री पाथ λ3। फ्री पाथ जब तक कोलिजन ना हो, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, अगले कोलिजन से पहले। इन सभी फ्री पाथ का अगर हम एवरेज लें तो उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, और हम एवरेज वैल्यू ही निकाल सकते हैं क्योंकि लगातार फ्री पाथ चेंज हो रही है। भाई श्योर थोड़ी ना है, कुछ मॉलिक्यूल क्लोज थे, कुछ दूर थे, कभी जल्दी जल्दी कोलिजन हुआ, कभी दूर दूर हुआ। सो वी कैलकुलेट मीन फ्री पाथ। ठीक है, व्हाट इज मीन फ्री पाथ? लैम्डा मीन इज इक्वल्स टू λ1 प्लस λ2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n, लैम्डा n। Free path between first collision and second, free path between second and third collision, free path between third and fourth collision and so on। इसी तरह से हम एक पढ़ते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पढ़ लो, ये जब मैं करंट की थ्योरी समझाऊंगा तो वहां पे बहुत यूज होगा। करंट का मैं इलेक्ट्रॉन मॉडल समझाऊंगा, बहुत यूज होगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ, व्हाट इज दिस? दिस इज द एवरेज time period between two successive collisions। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है एवरेज, उसको बोलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जैसे मान लो यहां से यहां के बीच में कोलिजन में टाइम लगा t1, यहां पे टाइम लगा t2, यहां टाइम लगा t3, तो इस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हैं, है ना। मॉलिक्यूल लड़ा, धड़ाम, उसके बाद धड़ाम, धड़ाम, तो ये रिलैक्स कर रहा है ना तेरा, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और इन सभी रिलैक्सेशन टाइम का हम एवरेज निकालें, द एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम t1 लगा, कभी t2, कभी t3, इन सब का हम एवरेज निकालें, उसको हम बोलते हैं टाउ मीन। टाउ मीन इज इक्वल्स टू टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3, टाउ2 तो ऐसे घूम गया यूं अप टू टाउ n डिवाइड बाई n, t1 t2 t3, इसको टाउ1 बोल दूं, इसको टाउ2, इसको टाउ3, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्स। तो वही मैं बता रहा कि गैसेस की हम एवरेज प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, किसी मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की स्टडी नहीं करते हैं। क्लियर है बात? वी स्टडी एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल।
वैसे मैं बताऊं कि ये काइनेटिक थ्योरी है ना, ये आपकी माइक्रो फिजिक्स में आती है, मैक्रो फिजिक्स में नहीं, माइक्रो, छोटी छोटी चीजों की स्टडी। थर्मोडायनेमिक्स मैक्रो फिजिक्स थी, पूरे पूरे सिस्टम की स्टडी। यहां सिस्टम के अंदर घुस के मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी, पर एक एक मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते, तो हम एवरेज पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स का। इंट्रोडक्शन यहां पे खत्म होता है, इसके बाद जो भी बातें करेंगे वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये थी हमारी काइनेटिक थ्योरी, जो एवरेज प्रॉपर्टीज वगैरह की बात करेगी, जो कि आई 1873 में। कैसे आई ये थ्योरी, और इसके पहले गैसेस के कौन कौन से लॉज थे जिसको इस थ्योरी ने करेक्ट प्रूफ किया। अगर पिछले सारे लॉज पे ये थ्योरी खरी नहीं उतरती तो ये रिजेक्ट हो जाती। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में यही सब चलता है, और क्या देखने आए थे आप? बढ़िया बढ़िया धांसू न्यूमेरिकल इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मिलेंगे नहीं, ठीक है? तो थोड़ी और गप मारेंगे अब हम। चलो अब न्यूमेरिकल भी करा देंगे। तो ये थ्योरी अपने पुराने सारे लॉज के ऊपर कंसिस्टेंट रही, मतलब उनको सही प्रूफ की। तो पुराने सारे लॉज क्या थे, तो हम चलते हैं अब 1873 से फ्लैश बैक में 1661। सन 1661 की बात थी। बॉयल्स ने अपना लॉ दिया। बॉयल्स ने कहा यदि कांस्टेंट टेम्परेचर हो, यदि कांस्टेंट टेम्परेचर हो, provided temperature of gas is constant, pressure of a given volume of a gas, given mass of a gas, pressure of a given mass of a gas is inversely proportional to its volume। या उल्टा लिख लो इसका मैं, volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure। जैसे बोल लो। इन शॉर्ट इन्होंने ये बोला था कि, क्या बोला था कि ग्राफ बनाते हैं ये बोला था कि P वर्सेस V का ग्राफ बनाओ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये बनेगा गैस का, प्रोवाइडेड आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स में इसको पढ़ चुके हो, ऐसे प्रोसेस को हम प्यारे बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो वहां ऊपर ऊपर से पढ़ा था, यहां सच्चाई बताता हूं। जब हमने रियलिटी में किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट करके प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाया, तो प्यारे बच्चों वो ग्राफ कुछ ऐसा आया। मतलब ग्राफ से एग्जैक्टली हमारा एजम्पशन वाला ग्राफ मैच नहीं किया, क्लोज था, है ना? ये एक्सपेरिमेंटल, डॉटेड लाइन से मैंने एक्सपेरिमेंटल बताया। हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया और ग्राफ बनाया, तो हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं ये ग्राफ बनना चाहिए और लॉ से हमारा ये ग्राफ बन रहा है, तो काफी क्लोज एग्रीमेंट था। मान लेते हैं ये कोई टेम्परेचर T1 है। हमने प्यारे बच्चों टेम्परेचर चेंज किया, मान लो हमने टेम्परेचर T2 किया विच इज ग्रेटर देन T1। तो T2 पे एक्सपेरिमेंट से जो ग्राफ बना प्यारे बच्चों, जो T2 पे एक्सपेरिमेंट से मतलब एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ बना, T2 पे एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा बना। और लॉ से जो T2 का ग्राफ बनना चाहिए, लॉ से T2 ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए था, ऐसा T2। क्या समझ में आ रहा है आपको? आपको यह समझ में आ रहा है कि इस बार लॉ से जो हमने ग्राफ बनाया, ये जो डार्क वाली लाइन है ये लॉ से है ना, थियोरेटिकल, कि जो हम थियोरेटिकल लाइंस बना रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल लाइन से कभी क्लोज होती हैं, कभी दूर हो जाती है ना? कभी क्लोज होती हैं, कभी दूर। टेम्परेचर चेंज करता हूं, ये लिखता हूं T1 ग्रेटर देन T2, ये समझ लो, T1 ग्रेटर देन T2। हमने देखा प्यारे बच्चों, जब हाई टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर हाई है, जैसे T1 एक हाई टेम्परेचर है, तब डॉटेड लाइन और डार्क लाइन काफी क्लोज है। यानी तब जो गैस लॉ आपने प्रपोज किया वो अग्री करता है एक्सपेरिमेंट से, वो अग्री करता है एक्सपेरिमेंट से। अभी आपने कौन सा गैस लॉ सजेस्ट किया है? बॉयल्स लॉ। तो आपने देखा ये जो बॉयल्स लॉ है ये अग्री करता है एक्सपेरिमेंट से एट हायर टेम्परेचर। T2 थोड़ा लोअर टेम्परेचर पर था,
तो लॉस के हिसाब से ये ग्राफ बनना चाहिए, पर एक्सपेरिमेंट से काफी डिफरेंट ग्राफ आ रहा था। जैसे जैसे आप टेम्परेचर लो करोगे डेविएशन ज्यादा होगा। डेविएशन मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा, ये वाला ग्राफ डार्क वाली लाइन, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लॉ से, पर एक्सपेरिमेंट से डॉट वाली बन रही। तो डॉट और डार्क दोनों क्लोज कब हो रहे हैं? हाई टेम्परेचर पे। यानी जितने भी आप गैस लॉस पढ़ते हो वो हाई टेम्परेचर पे होल्ड करते हैं और लो टेम्परेचर पे इतना अच्छा होल्ड नहीं करते हैं। तो हमने कहा ये सारे लॉस जो हम पढ़ने जा रहे हैं या जो हम पढ़ रहे हैं वो आइडियल गैस के हैं। जैसे अभी तो बॉयल्स लॉ पढ़ा, वो आइडियल गैस के हैं। अब जिंदगी में हमें आइडियल गैस मिलती नहीं, हमें मिलती है रियल गैस, इसीलिए ग्राफ डॉटेड बन रहा है। तो हमने देखा ये डॉट क्यों बन रहा है भाई? डॉट बन रहा है क्योंकि असल में हमें रियल गैस मिलती है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइडियल गैस। तो हमने देखा कि हाई टेम्परेचर पे रियल गैस का बिहेवियर कुछ कुछ आइडियल गैस जैसा हो जाता है। हम टेम्परेचर और हाई कर दें, मान लो इससे भी ज्यादा हाई कर दें, हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, सपोज टेम्परेचर T0 कर दिया, वेयर T0 इज ग्रेटर देन T1। तो हमने देखा कि डॉटेड लाइन और डार्क लाइन और क्लोज हो गए। मतलब अब जो रियल गैस है डॉट वाइज एक्सपेरिमेंट से बनाई और जो आइडियल गैस ग्राफ है वो क्लोज एग्रीमेंट में है। ये बॉयल्स लॉ था और आज मैंने इसको अंदर तक समझा दिया। बाकी बॉयल्स लॉ और क्या कहता है? और ये कहता है कि भाई साहब V इंटू पी अगर इधर ले आए तो इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 पढ़ा होगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। तो ये सारी बातें हमसे बॉयल्स लॉ कहता है। क्लियर है? पर बॉयल्स लॉ कब ट्रू होगा? एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ सभी गैसेस के लिए होल्ड करेगा, अदरवाइज किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। क्लियर हो गया? अच्छा, पक्का क्लियर है? डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है? रियल गैस का ग्राफ एक्सपेरिमेंट से जो आ रहा, और डार्क लाइन दिखा रही है जो एक्सपेक्टेड लॉ से जो ग्राफ बनता। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एक्सपेक्टेड और लॉ मैच कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड और थियोरेटिकल मैच कर रहे हैं, है ना। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कोई भी गैस आइडियल गैस की तरफ जा रही है। आइडियल गैस बच्चों वो होती है जो इस लॉ को परफेक्टली फॉलो करे। क्लियर है बातें? मिटा दें? ओके, ये था हमारा बॉयल्स लॉ। प्यारे बच्चों 1661 में जब बॉयल्स लॉ आया, इसके कुछ समय उपरांत यानी कुछ समय बाद 1783 में चार्ल्स लॉ आ गया। 1783 में हमारे पास चार्ल्स लॉ आया। चार्ल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। ये हमारा चार्ल्स लॉ कहता है। चार्ल्स लॉ के लिए हमने ग्राफ बनाया V वर्सेस T। कैसा बनना चाहिए प्यारे बच्चों? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बन के आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V is directly proportional to T at constant pressure। इसमें भी वही बात थी कि at high temperature law holds for all gases। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब ये लॉ सभी गैसेस के लिए होल्ड करेगा। जैसे मान लो ये हमारा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये लॉ हमारा सभी गैस के लिए होल्ड करेगा। बने जा रे प्यारे। ये देखो, जब टेम्परेचर कम है तो जो हमारी लॉ कह रहा है और जो हमारा एक्सपेरिमेंट कह रहा है वो अलग अलग है। जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये दोनों लाइन क्लोज आ रही हैं। डॉट से हमें क्या पता चल रहा है? रियल गैस। लाइन से हम क्या बता रहे हैं? आइडियल गैस, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये एक्सपेरिमेंटल, ये लॉ, दोनों मिल रहे हैं कहां पे? एट हाई टेम्परेचर। मार्कर का ढक्कन गिरे बिना कोई लेक्चर कंप्लीट नहीं होता। यहां से हम ये भी कहते थे प्यारे बच्चों
कि V अपॉन टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या हम बोल देते थे V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। क्लियर है? तो ये आया चार्ल्स लॉ करीब 100 साल से भी ज्यादा के बाद, कि कैसे धीमे धीमे डिस्कवरीज हो रही हैं लॉस की। अच्छा, चार्ल्स लॉ के बाद प्यारे बच्चों एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस आया, पर उससे पहले हम करते हैं एक प्यारा सा न्यूमेरिकल। तो अभी तक आपने पढ़ा कि बॉयल्स लॉ ने आपको सजेस्ट किया वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और चार्ल्स लॉ ने आपको सजेस्ट किया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। हम इन दोनों को मिलाएं तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। देखो दोनों लॉ को मिलाया, V इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। यहां से बच्चों हम बोल सकते हैं PV अपॉन टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, बोल सकते हैं PV बाई टी इज इक्वल्स, जैसे यहां से आप बोलोगे V इक्वल टू सम कांस्टेंट CT बाई P, C इज अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाया इक्वल टू, तो यहां पे कांस्टेंट, यहां से PV बाई टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बोल सकते हैं। इसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, यानी यहां से हम बोल सकते हैं P1 V1 बराबर T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बराबर T2। शायद आपने पहले भी पढ़ रखा हो ये सब। P1 V1 बराबर T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बराबर T2। ये बॉयल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ कंबाइन किया, V प्रोपोर्शनल T बाई P इक्वल टू लगाया कांस्टेंट, V इक्वल टू C TP बाई V, C कांस्टेंट था, PV बाई T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बोल सकते हैं। आइए इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अपना एनसीईआरटी में दिया हुआ। थोड़ी सी वैल्यू मैं चेंज करूंगा न्यूमेरिकल की, सो दैट द आंसर कम्स अब आंसर बता दूंगा तो कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, आप खुद से भी ट्राई करिएगा कि ये मेरे पास एक रिवर है, एक नदी है, इस नदी में आपको तैरना नहीं है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे एक एयर बबल है, एकदम नीचे। ये कितना नीचे है, हमसे बोला ये 40 मीटर नीचे है। इस जगह समुद्र का जो ये रिवर का नदी का टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस है। कितना टेम्परेचर है? 12 डिग्री सेल्सियस। और सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। इस एयर बबल का वॉल्यूम यहां पे हमने देखा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये एयर बबल पानी में ऊपर राइज करता 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 यहां पहुंच गया। पूछा है जब एयर बबल यहां पहुंचा तब इसका वॉल्यूम कितना होगा। यहां पे इसका वॉल्यूम V1 दे रखा है, यहां पे इसका वॉल्यूम V2 आपसे पूछा है। अब आपको दिमाग लगाना है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें A B C D। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 3 सेंटीमीटर क्यूब, 5 सेंटीमीटर क्यूब, 7 सेंटीमीटर क्यूब। चेंज होगा कि नहीं? देखिए एयर को आप आइडियल गैस मान लेंगे। यहां पे टेम्परेचर वॉल्यूम अलग है, यहां पे टेम्परेचर वॉल्यूम अलग होगा। प्रेशर के बारे में आप क्या सोचते हैं? भाई यहां पे सिर्फ एक प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है कि नहीं? यहां पे एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पानी की इस डेप्थ की वजह से लगने वाला प्रेशर। जब नीचे आते हैं तो प्रेशर कितना बढ़ता है बच्चों? ρGH पढ़ा होगा। जब किसी लिक्विड में आप नीचे आओ तो प्रेशर कितना बढ़ता है? ρGH। यानी इस जगह का प्रेशर P1 होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। P1 क्या? P2, यहां को 2 बोल लेना। और इस जगह का प्रेशर P1 होगा PATM प्लस ρGH। यहां से यहां आए प्रेशर बढ़ा, PATM प्लस इतनी डेप्थ का प्रेशर ρGH। तो प्रेशर भी अलग है, टेम्परेचर भी अलग है, और
इसके अंदर आइडियल गैस है तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। इस आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर कितना है इस टाइम 12, प्रेशर कितना मिल रहा है ये वॉल्यूम इतना। ये आइडियल गैस ऊपर चली गई, टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लगाना है P1 V1 बराबर T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बराबर T2। ये लगाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। लगाया जाए। P1 प्रेशर कितना है, P ATM बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM होता है। 1 ATM को 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI यूनिट में, यही लिखते हैं। सो P1 की जगह मैं लिखूंगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 P ATM प्लस रो GH, वाटर की डेंसिटी 10 की पावर 3, G 10, हाइट कितना नीचे आए 40। ये हुआ मेरा P1 का टर्म, P ATM प्लस रो GH मल्टीप्लाइड बाई इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को रहने दो सेंटीमीटर क्यूब में, उधर भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर। टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करेंगे, प्लस 273 इट विल बी 285 डिवाइड बाई 285 इज इक्वल्स टू P2। यहां प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। वॉल्यूम यहां का नहीं पता, और टेम्परेचर कितना है 27 प्लस 273 दिस विल बी 300, तो 300 से डिवाइड किया। अब इसको आप सॉल्व करो प्यारे बच्चों, मैं इसको जल्दी से सॉल्व करूंगा। तो 1.01 को मैं 1 मान लूं, इसको मैं 1 मान लेता हूं 10 की पावर 5। 1.01 को 1 मान लिया 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 प्लस 4 10 की पावर 3 10 की पावर 4 10 की पावर 5 4 इंटू 10 की पावर 5। देखो 10 की पावर 5 प्लस ये क्या हो गया 10 पावर 3 10 पावर 4 10 4 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 285 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 इंटू V2 अपॉन 300 बोल सकते हैं। यहां से 10 की पावर 5 कॉमन होगा, 4 प्लस 1 5, 10 की पावर 5 कॉमन लो, 10 की पावर 5 इन दोनों में से कॉमन लिया, यहां बचा 1, यहां 4 5 तो बचा 4, 4 प्लस 1 5, बोलो सही कर रहा हूं। 10 की पावर 5 लोग, यहां 1 बचेगा, यहां 4 4 और 1 5, 10 की पावर 5 10 की पावर 5 कैंसिल, 5 से इसको काटो, 5 1 5 5 5 25 35 5 7 35। अब V2 की अप्रॉक्स वैल्यू यहां से निकाल लो, 300 बटे 57 57 5 25 35 57 को मैं करीब करीब 60 लिख रहा हूं, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 6 5 30। सो V2 इज अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बाकी दो ऑप्शन काफी दूर है, 3 और 7 बहुत दूर है यार, वो पॉइंट में अंतर आएगा असल में। सो द करेक्ट आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर जाते वक्त इस वॉल्यूम का साइज बढ़ जाएगा। रीजन क्या है, रीजन ऊपर जाते वक्त प्रेशर बहुत घट गया है, प्रेशर बहुत घट गया है और टेम्परेचर बढ़ गया है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जरा देखो ध्यान दो, वॉल्यूम वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ऊपर जाते वक्त टेम्परेचर बढ़ा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ऊपर जाते वक्त प्रेशर घटा है तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आंसर हमारा सही है। क्लियर है? वैल्यूज मैंने एनसीईआरटी से थोड़ी सी चेंज कर दी थी और आपको यहां पे एयर को आइडियल गैस कंसिडर करना था। तो भैया कहानी पुरानी चल रही थी कि बॉयल्स लॉ आए, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ आए और उन्होंने बोला वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, 1783 में। इसके बाद आया एवोगैड्रोस हाइपोथीसिस, एवोगैड्रोस हाइपोथीसिस। अब एवोगैड्रोस हाइपोथीसिस आया 1811 में। 18 अभी याद थोड़ी ना है मुझको भी इतने ईयर्स, 1800 हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। एवोगैड्रोस हाइपोथीसिस आपको समझ में, टाइमलाइन समझ में आ रही है। अब देखो एटम की डिस्कवरी हो चुकी है, एटम डिस्कवर हुआ 1803 में, अब एवोगैड्रो का हाइपोथीसिस आया। और चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ बहुत पहले आ चुके हैं। बॉयल्स 1661 में,
चार्ल्स 1783 1783, बहुत पहले 1783 के बाद एटम की डिस्कवरी हुई। अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, क्योंकि ये एटम की बात करते हैं, इन्होंने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों को कांस्टेंट कर दिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब इन्होंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही तो मतलब हुआ। अगर वॉल्यूम इक्वल होंगे दो गैस के तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, प्रोवाइडेड प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रोवाइडेड प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर वॉल्यूम बराबर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर। और अच्छे समझ सकते हो, और अच्छे से मान लो यहां मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का मान लो मेरे पास 100 ml है, और उसमें मान लो मेरे पास x मॉलिक्यूल्स है, और यहां मेरे पास ऑक्सीजन का 100 ml है, तो उसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, x मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों में x मॉलिक्यूल्स, प्रोवाइडेड प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों का सेम हो, प्रोवाइडेड प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट मतलब सेम हो। क्लियर हो रहा है? यानी एक ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा मोल्स होंगे, ये तो क्लियर है ना भाई, जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 मोल में 2 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर, तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा मोल्स, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हैं। V इज प्रोपोर्शनल टू N, ये कहा इन्होंने, प्रोवाइडेड प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। ये है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। मान लो मेरे पास 10 मिलीलीटर ऑफ हीलियम है और 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन है, दोनों को आइडियल गैस माना, 10 मिलीलीटर ऑफ हीलियम और 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। अगर 10 मिलीलीटर ऑफ हीलियम में यहां 4 मोल्स हीलियम के हैं, तो 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन में भी 4 मोल्स ऑक्सीजन के होंगे, प्रोवाइडेड दोनों का प्रेशर टेम्परेचर सेम हो। और अच्छा समझाऊं, बहुत मतलब यार ये केमिस्ट्री का टॉपिक हो गया है ना, पूरी तरह से समझ रहे हो। मान लो यहां पे मेरे पास हीलियम है, यहां ऑक्सीजन है, मान लो मेरे पास, सुनना ध्यान से, मान लो मेरे पास 20 ml हीलियम है, 10 ml ऑक्सीजन। मान लो हीलियम के यहां मेरे पास 10 मोल्स हैं, कितने मोल्स हैं, 10 मोल्स। मान लो दोनों का प्रेशर टेम्परेचर भी सेम है। कितनी चीजें मनवा रहे हो सर? मनवाते जाओ सर, आपकी मर्जी, आप पढ़ा रहे हो, हमको तो कुछ करना नहीं सर, जो बोलोगे मानना है, स्कूल में जाके पेपर देखना है, प्यार मोहब्बत 11th में नहीं करना है, अभी पढ़ाई करनी है, पेपर निकालना है, जीवन जीना है, दुनिया का नारा बड़े चलो। तो भाई साहब वापस आते हैं, मेरे पास 2 आइडियल गैस हैं, हीलियम और ऑक्सीजन, दोनों का वॉल्यूम बराबर 20, बराबर नहीं, चलो एक का वॉल्यूम 20 ml, एक का 10, समझो मजा आएगा, इक्वल वॉल्यूम हटा दिया मैंने। अब समझो, अगर यहां ऑक्सीजन का 20 ml होता तो यहां ऑक्सीजन के भी 10 मोल होते, अगर प्रेशर टेम्परेचर दोनों का सेम है। पर यहां ऑक्सीजन का वॉल्यूम इसका आधा है, तो ऑक्सीजन के मोल्स भी इसके आधे होंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। आइडियल गैस के लिए दोनों गैसेस अलग अलग नहीं, सेम है भाई, दोनों आइडियल गैस। अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर होता तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते। सोचने में क्या डिफरेंस है इसमें, क्या दिक्कत है? अरे आइडियल गैस कोई डिफरेंस नहीं करती, चाहे ऑक्सीजन चाहे हीलियम, उसके लिए सब बराबर है। इसका 10 ml, इसका 20 ml, 10 मोल्स, इसका 20 ml, 10 मोल्स। तुमने कहा नहीं इसका 10 ml, तो कहेगा भाई ये सेम ही तो है, अगर इसको आधा करोगे तो ये भी आधा। दिस इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो बच्चों एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के आने के बाद हमारे पास 1834 में
इसके बाद 1834 में, मिटा दो इसको, 1834 में इन सारे लॉज को कंबाइन किया गया। 1834 में इन सारे लॉज को कंबाइन किया गया। कौन कौन सा? बॉयल्स लॉ बोलेंगे, V is directly proportional to 1/P. Charles law, V is directly proportional to absolute temperature. Avogadro's hypothesis, V directly proportional to number of moles. इन सब को कंबाइन करके बना V is proportional to NT/P. कांस्टेंट लगाएंगे, V is equals to RNT/P. कांस्टेंट लगा, प्रोपोर्शनलिटी हटा के तीनों को मिलाया, V is proportional to NT/P और इक्वल टू R। ये R को हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। P को इधर लाए तो बना PV इक्वल टू nRT, सुन रखा होगा आपने। तो 1834 में ये इक्वेशन आई जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और अभी भी काइनेटिक थ्योरी नहीं आई है, वो इसके भी बाद आई है। इन सारे लॉज को काइनेटिक थ्योरी को सही प्रूफ करना होगा, ये सारे लॉज उसमें खरे उतरने चाहिए और वो उतरे भी। तो ये पहले के लॉज थे। PV is equals to nRT is ideal gas equation. P stands for pressure of gas, V stands for volume of gas, N stands for number of moles of gas, R stands for gas constant या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। R की और भी वैल्यूज हैं जो मैं केमिस्ट्री के लेक्चर में कई बार डिस्कस कर चुका हूं, अभी आपने थर्मोडायनेमिक्स में इसको कई बार देखा है। एंड T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर इन केल्विन। ये लॉ सारी गैसेस निभाती हैं जो आइडियल गैस हो, और काइनेटिक थ्योरी भी आइडियल गैस के लिए ही दिया गया है। ये अपना सबसे, क्या कह सकते हो, सबसे आखिरी का लॉ। इसके अंदर चार्ल्स लॉ भी है, इसके अंदर बॉयल्स लॉ भी है, इसके अंदर एवोगैड्रो। देखो ना, V is directly proportional to T दिख रहा है, V is directly proportional to number of moles दिख रहा है, V is proportional to 1/P, V is proportional to P, इधर ले जाओ 1/P। सारे लॉज इसके अंदर अपने आप बने हुए हैं। PV is equals to nRT। क्लियर है? अच्छा, अब बात ये थी कि क्या सारी गैसेस आइडियल गैस होती हैं, और अगर होती हैं तो कब होती हैं। तो हमने फिर से एक ग्राफ बनाया फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, या 1 मोल ऑफ आइडियल नहीं, 1 मोल ऑफ एनी गैस। हमने 1 मोल ऑफ एनी गैस का ग्राफ बनाया, यहां n की वैल्यू 1 रखेंगे, सो PV इक्वल टू RT हो जाएगा, यानी PV बटे RT की वैल्यू 1 हो जाएगी। हमने ग्राफ बनाया PV बटे RT का वर्सेस प्रेशर। PV बटे RT की जो वैल्यू है बच्चों वो 1 आनी चाहिए, चाहे प्रेशर कुछ भी हो, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, चाहे वॉल्यूम कुछ भी हो, PV बाई RT की वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। तो हमने देखा PV बाई RT का जो एक्सपेक्टेड हमारा लॉ था, जो हमारा एक्सपेक्टेड कहानी थी वो ये थी। मैं इसको ऐसे बना देता हूं, बल्कि ये हमारी आइडियल गैस के लिए होनी चाहिए। PV बाई RT की वैल्यू P से इंडिपेंडेंट है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, हमेशा बनानी चाहिए। यही आइडियल गैस लॉ कहता है 1। पर जब हमने किसी गैस के लिए इसका ग्राफ बनाया तो एक्सपेरिमेंटली ग्राफ प्यारे बच्चों कुछ ऐसा आया। ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, वेयर टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2। मतलब अब की बात डॉटेड से क्या दिखाया मैंने? डॉटेड से रियल गैस और डैश से मैंने आइडियल गैस। मतलब PV बाई RT की वैल्यू 1 है, रियल गैस के लिए भी 1 है,
पर बहुत हाई प्रेशर पे जाने पर, यहां पे करीब काफी हाई प्रेशर होने पर, लो प्रेशर पे ऐसा नहीं है, काफी हाई प्रेशर होने पे यहां पे हमेशा 1 हो जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, तो पहली चीज तो हम ये समझे कि रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस कहां पे, हाई प्रेशर पे। कहां पे, हाई प्रेशर पे कि लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे, वेरी सॉरी, आइडियल गैस एट लो प्रेशर, वेरी सॉरी, यहां पे, इस जगह पे, वहां पे तो फिर ऊपर निकल गया। जैसे जैसे प्रेशर लो हो रहा है वैसे वैसे देखो ये ग्राफ पास आ रहा है, इसके बाद और ऊपर चला जाएगा, इसके बाद ग्राफ कभी नीचे नहीं आता। ये जब हाई प्रेशर कर रहे हो तब तो ये ग्राफ आइडियल गैस से बहुत दूर चला जाएगा। देखो ये आइडियल गैस का ग्राफ, इसका ग्राफ ऊपर जाता जाएगा। लो प्रेशर पे आके दोनों ग्राफ यहां पे मिल जाते हैं, ठीक है। सो रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, सो रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस कहां पे, कहां पे, कहां पे, कहां पे, लो प्रेशर पे। आई एम वेरी सॉरी, हाई प्रेशर पे नहीं, हाई प्रेशर पे देखो तो ग्राफ ऊपर जा रहा है रियल गैस का, यहां लो प्रेशर पे, इस जगह पे। और टेम्परेचर की बात करें तो मैंने अभी लिखा था कि T1 ग्रेटर देन T2 है। आप मुझे बताओ कौन से टेम्परेचर पे रियल और आइडियल ज्यादा क्लोज हो रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे। यानी टेम्परेचर जितना हाई करते जाएंगे, टेम्परेचर जितना हाई करते जाएंगे, रियल गैसेस उतना आइडियल गैस के क्लोज पहुंचते जाएंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड तो हमारा ये होना चाहिए था PV/RT ग्राफ स्ट्रेट लाइन, पर ऐसा आया नहीं, आया, ऐसा नहीं आया, ठीक है। हम सोच रहे थे ऐसा आएगा, पर ऐसा आएगा सिर्फ और सिर्फ कब, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। PV/RT इज इक्वल्स टू 1, ये कब होगा, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सभी गैसेस इसको फॉलो करेंगे। क्या है हमारी आइडियल गैस लॉ, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। क्लियर है यहां तक बातें, क्लियर है। अच्छा, अब इस पे एक न्यूमेरिकल हम एनसीईआरटी से ले लेते हैं इसी टॉपिक पे। उन्होंने हमसे कहा कि हमने एक ग्राफ बनाया, थोड़ा सा चेंज करा है न्यूमेरिकल में। उन्होंने कहा हमने ग्राफ बनाया PV/T वर्सेस प्रेशर का, PV/T वर्सेस प्रेशर का, PV/T वर्सेस प्रेशर का, और आप मान लेंगे कि आइडियल गैस है। दिस ग्राफ इज फॉर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कंसिडर किया इन्होंने आइडियल गैस, मान लिया है कि आइडियल गैस एट ऑल प्रेशर ऑल टेम्परेचर, ठीक है, मान लिया एट ऑल प्रेशर एंड ऑल टेम्परेचर, मान लिया, एजम्पशन है, ठीक है। खैर, इन्होंने कहा ये ग्राफ बना है 10⁻³ kg ऑफ ऑक्सीजन गैस के लिए। इन्होंने कहा जो गैस कांस्टेंट R है उसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इन्होंने आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PV/T where this line cuts y-axis. What is the value of PV/T where this lines dotted line where dash 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 line dash line cuts y-axis. ये पूछा आपसे, आपको ऑप्शन दिए हैं, आप ट्राई करेंगे इसको, ABCD। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन है 0.10, 0.25, 0.50, 1.00। ध्यान रहे इस बार R नहीं है नीचे, PV/T दिया है। बढ़िया सवाल एनसीईआरटी का। चलिए ट्राई करेंगे, यानी PV/T की ये वैल्यू पूछिए प्यारे बच्चों, ये जगह पूछिए PV/T की। तो PV/T कितना होगा, हमें पता है PV इज इक्वल्स टू nRT। तो PV/T प्यारे बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, nR के। PV/T किसके इक्वल हो जाएगा, nR के। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स,
n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, r क्या है, गैस कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स को आप लिख सकते हो मास गिवन अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सबको पता है, मास गिवन अपॉन मोलर मास इनटू r। मास कितना गिवन है गैस का, मास गिवन है 10 की पावर -3 kg, तो 10 की पावर -3 kg अपॉन मोलर मास। प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का मोलर मास सबको पता है 32 ग्राम होता है। 16 एक एटम का 16 दूसरे का 16, 32 ग्राम मल्टीप्लाई r 8.314। प्यारे बच्चों क्या आने वाली है वैल्यू, 10 पावर -3 kg, इसको ग्राम में चेंज करो, 10 पावर -3 kg यानी 1 ग्राम अपॉन 32 ग्राम इंटू 8.314, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 8/32 करीब करीब बोल सकते हैं, करीब करीब 8/32 अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है ना, 1/4, 8 1 8 4 32, 1/4 इज 0.25, सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू विल बी 0.25। क्लियर है। PV/T पूछा था, PV/RT तो 1 ही होगा, PV/T पूछा था, PV/T किसके इक्वल, NR, N नंबर ऑफ मोल्स, मास बाई मोलर मास इनटू R। मास कितना 10 पावर -3 kg, मोलर मास 32 ग्राम इंटू R 8.314। ठीक है, बेच लो अब, सब यहां पे सब बेचने आ जाएंगे। हो गया हो गया, मिटा दें इसको। अच्छा, इसी में इन्होंने कहानी को आगे कंटिन्यू किया। अब सुनो, इन्होंने कहा है फॉर व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन गैस द वैल्यू ऑफ PV/T will be same as PV/T for 10 to the power -3 kg of oxygen gas। सोच के करिए इसको, जरा सोच के करेंगे इसको। ओके, for what mass of hydrogen gas the value of PV/T will be same as PV/T for 10 to the power -3 kg of O2 gas। यानी पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT ऑक्सीजन के लिए, PV इज इक्वल्स टू nRT हाइड्रोजन के लिए। हमसे बोल रहा है कि PV/T की वैल्यू दोनों की सेम हो जाए, दोनों की सेम हो जाए। तो ऑक्सीजन के लिए लिखा आपने, यहां नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, ऑक्सीजन के। जब हाइड्रोजन के लिखे तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, हाइड्रोजन के। यानी PV/T फॉर ऑक्सीजन गैस इज इक्वल्स टू PV/T फॉर हाइड्रोजन गैस। बोल सकते हैं यहां से PV/T किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इंटू R। PV/T हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इंटू R। बोलो यहां तक समझ में आया। हमसे बोला था PV/T दोनों का बराबर हो जाए, तो हमने कहा PV इज इक्वल्स टू nRT नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के, PV इज इक्वल्स टू nRT नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के। हमने कहा PV/T ऑक्सीजन का इक्वल हो जाए PV/T हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का PV/T होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू R, हाइड्रोजन का PV/T होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू R। R से R कैंसिल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यानी मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑक्सीजन का, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास भी किसका, हाइड्रोजन का। बस यहां से आंसर आ सकता है। मास ऑफ ऑक्सीजन इज 10 की पावर -3 kg, मोलर मास 32 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन मुझे नहीं पता, लेट इट बी x। मास, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन होता है बच्चों 2 ग्राम। हाइड्रोजन के एक एटम का 1 ग्राम, 2 एटम का 2 ग्राम। ग्राम से ग्राम मर गया, 2 1 2, 2 16 32। सो x इज इक्वल्स टू 1/16 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। क्लियर है। आप इसको लिख सकते हो, कितना होगा, इसको ऐसे लिख लें 100/16 इंटू 10 की पावर -5 kg। कोई दिक्कत, 2 0 यहां लगा, यहां 2 0 कम कर दिए, नहीं समझे। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड करोगे तो 10 की पावर -, 100 से मल्टीप्लाई किया
100 से डिवाइड किया तो 10 की पावर -2 ऊपर चला गया। 16/100, सो दिस इज 4 4 16, 4 25 100, 25/4, 4 1 4 4, 6.25 into 10 to the power -5 kg. So what mass of oxygen will have same value of PV/T as 10 to the power -3 kg of O2? तो आंसर होगा मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 6.25 into 10 to the power -25 kg। क्लियर है? तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जो हमने पढ़ा, उसके एप्लीकेशन पे थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर आज का अब समाप्त होता हुआ। समाप्ति से पहले मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा और होमवर्क क्वेश्चन का मैं हिंट भी दूंगा। हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। हमसे पूछा है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, है ना। जैसे मान लो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। हमसे कहा रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। बच्चों एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड यहां पे ये है पूरा, इनका रेशियो पूछा है। आपको बताऊं कि जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है वो एक्चुअल वॉल्यूम से बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब अगर मैं यहां सारे मॉलिक्यूल्स को कोने में कर दूं, समझना ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन रहा है। इन सारे मॉलिक्यूल्स को मैंने साइड में लगा दिया, दिस इज मॉलिक्यूलर वॉल्यूम and this whole is actual volume occupied by molecules। ये पूरा वॉल्यूम है एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स एंड दिस मच इज मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। हमसे इसका रेशियो पूछा है गिवन द डायामीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 3 एंगस्ट्रॉम। 3 एंगस्ट्रॉम डायामीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 3 एंगस्ट्रॉम। बाकी आर वगैरह की वैल्यू आपको पता है। हमसे इनका रेशियो पूछ रहा है कि एक मॉलिक्यूलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको हिंट देता हूं। आप समझना आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी है। बच्चों 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर। सबको ये पता होगा गैस में 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। ये तो मानेंगे आइडियल गैस है, यानी 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आपको मिल गया 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3। अब है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम्स यानी इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन लिया है तो 1 मोल ऑक्सीजन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इनका वॉल्यूम बच्चों कितना हो जाएगा? इनका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। एक का वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हो गया मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल में, तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब टू 6.022 इंटू पावर 23। बस आपको वैल्यूज रखनी है। आर के लिए डायमीटर का आधा करके वहां रखोगे, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करोगे 10 टू द पावर -10 मीटर। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि कितना आ रहा है।
तो आज का ये बोरिंग लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगला लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होना है क्योंकि उसमें काइनेटिक थ्योरी हम एक्चुअल में पढ़ाएंगे। आज हम बता रहे थे कहां से काइनेटिक थ्योरी आई, गैस लॉस क्या होते हैं। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।